अध्याय 9 शुरू करना। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, परंतु ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया, मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपनी विचार प्रक्रिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सौदों को खोजना सचमुच आसान है। मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ कि यह मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़े से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है, तो आप अगर संकल्प कर ले तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। जिंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के सौदों को खोजने के लिए हमें फाइनेंशियल प्रतिभा होना जरूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के भीतर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। समस्या यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया होता है और उसे बुलाकर जगाने की जरूरत होती है। यह इसलिए सोया रहता है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमारे भीतर यह संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस संस्कृति ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सके, परंतु हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपनी फाइनेंशियल असफलता के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, परंतु इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम में शिक्षित होते हैं। संदेश यह है कि कड़ी मेहनत और करो, पैसा कमाओ और इसे खर्च कर दो। और अगर आप हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज में 90% से ज़्यादा लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं, और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नौकरी ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं हैं तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे 10 कदम दे सकता हूँ। मैं आपको केवल वही कदम बता रहा हूँ जिन पर मैं चला हूँ। अगर आप इनमें से कुछ पर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आप खुद के कदम बना ले। आपका फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की सूची बना सकते हैं। जब मैं पेरू में था, मैं 45 वर्ष के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने का खादान मिल जाएगा। उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है, ज़्यादातर लोगों की आंखें इसे नहीं देख पाती। और मैं कहूँगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और 4 या 5 संभावना भरे सौदे कर सकता हूँ, जबकि औसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है, जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल जीनियस को विकसित करने के लिए समय नहीं दिया है। मैं आपको नीचे 10 कदम बता रहा हूँ जो ईश्वर द्वारा दी गई ताकतों को विकसित करने की प्रक्रिया है। ये ऐसी ताकतें हैं जिनका नियंत्रण केवल आप ही कर सकते हैं। पहला, मुझे हकीकत से ज़्यादा बड़ा कारण चाहिए। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे कि वे अमीर या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे तो वे हाँ कहेंगे, परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है। यह सड़क बहुत लंबी नजर आती है और इस पर बहुत सी टेकरियां भी दिखती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। मैं एक बार एक युवा महिला से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखे थे। हकीकत यह थी कि उसे हर रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के पहले वह 3 घंटे तक तैर सके। शनिवार की रात वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपनी परीक्षा परिणाम पर भी ध्यान देना होता था। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अति मानवीय महत्वाकांक्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है, तो उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, इनका तालमेल भी एक कारण या लक्ष्य हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो यह गहरी भावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है। मैं कुछ की सूची बताऊंगा। पहले तो अपनी अनिच्छाओं की, क्योंकि उन्हीं के कारण इच्छाएं पैदा होती हैं। मैं सारी जिंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं वह नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक घर। मैं एक कर्मचारी नहीं बने रहना चाहता था। मुझे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने व्यस्त रहते थे कि वे मेरे फुटबॉल मैच देखने भी नहीं आ पाते थे। मेरे डैडी सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करते रहे और सरकार ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ले लिया। मुझे इस बात से भी नफरत होती थी अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनत की कमाई को अपने वारिस के लिए नहीं छोड़ पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। अब इच्छाओं की बात।
मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और ज़िंदगी के मनचाहे तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं ऐसा अपनी जवानी में ही कर लेना चाहता हूँ। मैं केवल आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं अपने समय और अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। यह मेरे गहरे छुपे हुए भावात्मक कारण है। आपके पास क्या कारण है? अगर वे पर्याप्त ताकतवर नहीं हैं, तो रास्ते में आगे आने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी। मैंने कई बार पैसा गंवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है, परंतु चूंकि मेरे पास गहरे भावात्मक कारण थे, इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ हूँ और आगे बढ़ चला हूँ। मैं 40 वर्ष की उम्र तक आज़ाद होना चाहता था, परंतु इसमें मुझे 7 साल ज़्यादा लग गए और मैं आखिरकार 47 साल की उम्र में आज़ाद हो सका और बीच में मुझे कई सीखने वाले अनुभव मिले। जैसा मैंने कहा है, काश मैं कह सकता कि आसान था। यह बिल्कुल आसान नहीं था, परंतु यह कठिन भी नहीं था। लेकिन बिना दमदार कारण या लक्ष्य के ज़िंदगी में हर चीज़ कठिन होती है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है, तो आगे बढ़ने के में कोई समझदारी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। दूसरा, मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ। विकल्प चुनने की ताकत यह मुख्य कारण होता है कि लोग एक आज़ाद देश में रहना चाहते हैं। हमें चुनने का अधिकार चाहिए। आर्थिक रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डॉलर आता है, तो यह हमारे हाथ में होता है कि हम भविष्य में अमीर, गरीब या मध्यवर्गीय बनने के विकल्प चुनें। हमारे खर्च करने की आदत बताती है कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदत गरीबी की होती है। बचपन में मुझे यह फ़ायदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि मोनोपोली केवल बच्चों के लिए है, इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जो मुझे संपत्ति और दायित्व के फ़र्क को समझाते रहे। तो बहुत समय पहले अपने बचपन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही नहीं करना था कि असली संपत्तियों को इकट्ठा करना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला था, परंतु उसे इसे बनाए रखना सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी संपत्ति को अगली पीढ़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन संपत्तियों को देख रेख करने के लिए किसी की को प्रशिक्षित नहीं किया जाता। ज़्यादातर लोग अमीर न बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत झंझट का काम है, तो वे इस तरह के कहावतें इजाद कर लेते हैं। पैसे से मेरी कोई रुचि नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ, या मेरे पति या मेरी पत्नी फाइनेंशियल पहलू को संभालते हैं या संभालती है। इन वक्तव्यों के साथ समस्या यह है कि यह बोलने वाले से दो चीज़ें लूट लेते हैं। एक तो समय, जो अपनी सर्वाधिक कीमती संपत्ति है, और दूसरी शिक्षा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाए। परंतु यह विकल्प हम लोग हर रोज चुनते हैं। यह विकल्प कि हम अपने समय, अपने पैसे और अपनी शिक्षा के साथ हर दिन क्या करते हैं, यही विकल्प चुनने की ताकत है। हम सभी के पास विकल्प होते हैं। मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूँ और मैं विकल्प हर रोज चुनता हूँ। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो इकलौती असली संपत्ति है, वह है आपका दिमाग, जो आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र है। जैसा मैंने विकल्प की ताकत के बारे में कहा है, पर्याप्त बड़े हो जाने के बाद हमें हर एक के पास यह विकल्प मौजूद होता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। आप सारा दिन एम टीवी देख सकते हैं, या गोल्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं, या सिरेमिक्स की क्लास में जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज़्यादातर लोग बस निवेश सीख खरीदते हैं, परंतु इसके पहले निवेश के बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए जरा भी पैसा खर्च नहीं करते। मेरी एक मित्र है जो एक अमीर महिला है। अभी हाल में उनके घर पर चोरी हो गई। चोर उनके घर से टीवी और वीसीआर ले गए और किताबें जैसी की तैसी छोड़ गए। और हम सभी के पास इसी तरह का विकल्प मौजूद होता है। एक बार फिर दोहरा दूं, 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और केवल 10% लोग बिजनेस पर पुस्तकें या निवेश पर टेप खरीदते हैं। और मैं क्या करता हूँ? मैं सेमिनार में जाता हूँ। मैं ऐसे सेमिनार को पसंद करता हूँ जो कम से कम 2 दिन लंबे हो, क्योंकि मैं विषय को पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। 1973 में मैं टीवी देख रहा था और एक व्यक्ति मेरे घर आया। वह 3 दिन के सेमिनार का विज्ञापन कर रहा था कि किस तरह पैसे ना होते हुए भी रियल एस्टेट खरीदा जा सकता है। मैंने $385 खर्च किए और उस सेमिनार की शिक्षा
मेरे इतने काम आई कि मैंने उससे कम 20 लाख डॉलर कमाए होंगे। परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इससे मुझे नया जीवन मिला। मुझे ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा एक सेमिनार। मैं हर साल कम से कम 2 ऐसे सेमिनार में जाता हूँ। मैं ऑडियो टेप का भी प्रेमी हूँ, कारण मैं उन्हें तत्काल पीछे कर सकता हूँ। मैं पीटर लिंच के टेप को सुन रहा था और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे मैं पूरी तरह असहमत था। हट्टी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस 5 मिनट के टुकड़े को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज़्यादा बार। परंतु अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्होंने यह बात क्यों कही थी। यह जादू की तरह था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेशक के दिमाग की एक खिड़की खोल ली है। उनके ज्ञान और अनुभव के विराट संसाधनों में मुझे बहुत ज़्यादा गहराई और अंतर्दृष्टि मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके में सोच सकता हूँ और मेरे पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास एक विचार होने के बजाय 2 विचार होते हैं। किसी भी समस्या या प्रवृत्ति के विश्लेषण का एक और तरीका जिसे जानना बहुमूल्य है। आज मैं अक्सर कहता हूँ कि पीटर लिंच इसे किस तरह करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बुफे या जॉर्ज सोरोस। मेरे पास उनकी बृहत मानसिक ताकत तक पहुंचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनूं या उनकी लिखी हुई बातों को पढूं। जिद्दी या आलोचनात्मक लोग प्रायः कम आत्म सम्मान वाले होते हैं। वे खतरे उठाने से डरते हैं। अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो आप में सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करनी पड़ती है। अगर आपने यह पढ़ लिया है तो एक बात तो तय है कि आप जिद्दी नहीं हैं। जिद्दी लोग पुस्तकें कम ही पढ़ते हैं या टेप कम ही देखते हैं। उन्हें इनकी क्या ज़रूरत है? वे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं। ऐसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिनके सामने कोई नया विचार आने पर वे वाद विवाद करने लगते हैं। अगर वह नया विचार उनके भी सामने उनके सोचने के तरीके से अलग होता है, उस प्रकरण में वे उनकी तथाकथित बुद्धि उनकी हठ धर्मिता के साथ मिलकर अज्ञान बन जाती है। हम सभी लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं, परंतु उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग कर दे सकते हैं। बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। अगर यह सही नहीं होता तो भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह नहीं दिए होते। बहुत से लोग अपने मुंह से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों तथा संभावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते। सवाल पूछने के बजाय वे बहस करने लगते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टि रखता हूँ। मैं फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करता, जो ज़्यादातर लॉटरी खेलने वाले या कैसीनो में जुआरियों में पाई जाती है। मैं शेयर खरीदता हूँ, शेयर बेच सकता हूँ, परंतु मैं शिक्षा के मामले में दूरगामी विचार रखता हूँ। अगर आप एक हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले इसे सीखने की सलाह देना चाहूँगा। मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा स्तब्ध रह जाता हूँ जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं परंतु अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल निवेश नहीं करते। जो उनका दिमाग है। केवल 1 या 2 घर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं बन जाते। तीसरा, अपने दोस्तों से को सावधानी से चुनें। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से नहीं चुनता। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ और मैं पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है, परंतु मेरी नज़र उनकी दौलत पर नहीं बल्कि उनके ज्ञान पर थी। कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहूँगा। मैंने यह पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं और मेरा यह मतलब नहीं है कि उन्हें पैसे का घमंड है। वे इस विषय में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे।
मेरे वे दोस्त जो आर्थिक दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे, व्यवसाय या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नज़र में ऐसा करना मूर्खतापूर्ण या बेईमानी होता है। इसलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं। उनमें से 3 ने एक ही अनुभव बताया है। उनके गरीब दोस्त उनके यह पूछने कभी नहीं आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया, परंतु वे उनसे 2 में से एक चीज़ या दोनों में ही चीज़ों के बारे में मदद मांगने आए हैं, कर्ज या नौकरी। चेतावनी: गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूँ, परंतु वे जिंदगी में डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर निवेश की, तो उनकी नज़र में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा यह बात बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग इस निराशावादी विचारों को आंख मूंद कर मान लेते हैं, वे लोग छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसे एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों की सहमति होती है। अगर आप CNBC देखते हैं, जो निवेश की सूचना देने वाले सोने की खादान है, तो उनके पास अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक पैनल होता है। एक विशेषज्ञ यह कहेगा कि बाजार धराशायी होने वाला है, और दूसरा यह कहेगा कि बाजार में उठाव आने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे। अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। दुर्भाग्य से ज़्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए अपनी तर्क देते हैं। कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यह इसलिए रोमांचित था क्योंकि उसे अपनी जमा पूंजी पर 6% ब्याज वाला बॉन्ड मिल गया था। मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूँ। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरे निवेश क्यों खतरनाक है। मैं सालों से 16% ब्याज कमा रहा हूँ और अब भी 6% ब्याज ही ले सक रहा हूँ। मैं तो यह कहूँगा कि दौलत बनाने में सबसे कठिन चीज़ यह है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा न रखें। बाजार में आम तौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है। अगर मुख्य पृष्ठ पर किसी बड़े सौदे की खबर छपी है तो ज़्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी है। किसी नए सौदे की तलाश करें। जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं, हमेशा एक ही लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, वे अक्सर धराशायी हो जाते हैं। यह इनसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनी और गैर कानूनी दोनों ही तरह की होती है, परंतु किसी भी तरह से देखें, यह इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी जानकारी रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यही बनाया जाता है, यह सूचना के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसे गैर कानूनी तरीके से करें, परंतु मैं यह ज़रूर कहता हूँ कि आप जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी, आप उतने ही कम खतरे में उतना ही ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। दोस्त इसलिए होते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि भी है। चौथा, किसी फार्मूले के विशेषज्ञ बन जाएं और फिर एक और नया फार्मूला सीख लें। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फार्मूला होता है, चाहे वह उसके दिमाग में ही क्यों ना हो। यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है। इसलिए धन को अक्सर डोग भी कहा जाता है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है, आप वह हैं जो आप हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ, आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे, आप वही बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कोई और विषय पढ़ना चाहिए। जैसा एक स्कूल टीचर शिक्षण का अध्ययन कर लेने के बाद आप अक्सर शिक्षक बन सकते हैं, और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है। अपने अध्ययन के विषय को सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों के पास वही एक मूलभूत फॉर्मूला होता है।
जो उन्होंने स्कूल में सीखा था। वह फॉर्मूला है, पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फॉर्मूला यही है, जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक को बैलेंस करते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं। यही उनका मूलभूत फॉर्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं, आप उससे आप थक गए हैं या आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं, तो आपको अपने पैसे बनाने का फॉर्मूला में बदल लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने सप्ताहांत की एक कक्षा में भाग लिया जिसका शीर्षक था किस तरह रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स को खरीदें। मैंने एक फॉर्मूला सीख लिया। अगला कदम था उससे सीखे हुए सिद्धांत को असली जीवन में आजमा कर देखना। यहाँ पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 सालों तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था, मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स को खरीदने की कला में परंपरागत होने की कोशिश करता रहा। मैंने उस फॉर्मूले से कई करोड़ डॉलर बनाए, परंतु आज यह बहुत धीमा फॉर्मूला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक बार मैं उस फॉर्मूले का विशेषज्ञ बन गया तो मैं दूसरे फॉर्मूलों की खोज करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूप से नहीं मिली, परंतु मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर सीखा। मैंने ऐसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया जो केवल डेरिवेटिव सौदेबाजों के लिए आयोजित की गई थी। वह वस्तुओं के भान सौदेबाजों के लिए तथा अराजकतावादियों के लिए आयोजित कक्षाओं में भी मैं गया हूँ। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुंच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहां परमाणु भौतिक और स्पेस साइंस के विशेषज्ञों की भीड़ थी, परंतु मैंने वहां बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल एस्टेट निवेश ज़्यादा अर्थपूर्ण और फायदेमंद बन गया। ज़्यादातर जूनियर कॉलेज और सामुदायिक कॉलेज में फाइनेंशियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेश को खरीदने के तरीकों पर कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है, तो मैं हमेशा एक ज़्यादा तेज फॉर्मूले की खोज करता रहता हूँ। इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ, उतना कमाने में कई लोगों की पूरी ज़िंदगी लग जाती है। एक और बात, आज की तेजी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, क्योंकि प्रायः आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुका है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। यह कला अनमोल है। ज़्यादातर तेज फॉर्मूला ढूंढने में यह बहुत काम आता है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो गुफा मानव के ज़माने से में पैदा हुआ था। 5वां, खुद को सबसे पहले वेतन दें। खुद पर अनुशासन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। आपको इसके पहले मरीन क्रॉप्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। यह खुद पर अनुशासन की कमी ही है जिनसे तनख्वाह बढ़ाने के पर लोग तत्काल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। यह कहना कठिन है कि 10 कदमों में कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु सभी कदमों में से एक कदम की विशेषता अपनी कठिन है।